Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope every one of you is fine. I'm here with another lecture. My lecture number is 124 for class 11th, जिसमें हम लोग यूनिट नंबर 5 एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. इन माई प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग दिस चैप्टर मैंने आपको एक्सप्लेन किया है अबाउट इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, इनकी डिस्कवरी कैसे हुई थी, किस सन में हुई थी और कौन कौन से एक्सपेरिमेंट लगाए गए थे, कौन से एक्सपेरिमेंट यूज़ किए गए थे जिसकी वजह से ये डिस्कवर हुए थे. और उसके अलावा हमने इन तीनों की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी स्टडी किया है. सो व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉन्स, उसमें देखा था कि इलेक्ट्रॉन जो हैं, ये जो कैथोड रेज हैं, उनकी चार्ज टू मास रेशो वो डिपेंड नहीं करती अपॉन द नेचर ऑफ गैस. यानी कि आप जिस तरह की भी गैस अंदर डालें, गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर आप जौन सी भी गैस को यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा जो कैथोड रेज हैं वो हमेशा सेम बनेंगी, जिनका चार्ज टू मास रेशो हमेशा सेम होता है. सो इट डज़ नॉट डिपेंड अपॉन दी नेचर ऑफ द गैस. अनलाइक प्रोटॉन्स में उनकी वैल्यू चेंज हुई, उनकी चार्ज टू मास रेशो चेंज हुई थी एज व्हेन द नेचर ऑफ द गैस वाज चेंज्ड. जब गैस चेंज हुई तो प्रोटॉन की भी प्रॉपर्टीज़ चेंज हुई थी. उसके अलावा अगर हम प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को कंपेयर करते हैं तो प्रोटॉन्स का जो चार्ज टू मास जो है प्रोटॉन का 1836 टाइम्स बिगर है, ग्रेटर है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन. तो इससे हमें ये पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर लाइटर एंड प्रोटॉन्स आर हैवियर एंड इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज टू मास रेशियो है या फिर उसका जो मास है, it is same throughout the elements. Electrons are present on the outside of the nucleus. एंड यहाँ पे अब हम लोग स्टडी करने वाले हैं आज के टॉपिक में दैट हाउ वी कैन फाइंड आउट द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. जब हम इलेक्ट्रॉन की चार्ज टू मास रेशियो को फाइंड आउट करेंगे, किस तरह से फाइंड आउट करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. 1897 सन 1897 था. In this year, there was a scientist named as J.J. Thomson. He made an instrument. He devised an instrument. उन्होंने एक ऐसी इंस्ट्रूमेंट बनाई थी टू measure the charge to mass ratio of electron. यानी इलेक्ट्रॉन की चार्ज टू मास रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए एक डिवाइस J.J. थॉमसन ने 1897 में बनाई थी. और ये जो पूरा ओवरऑल अपरेटस है, इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ अ गैस डिस्चार्ज ट्यूब. हम लोग अभी तक जितने भी पढ़ते आ रहे हैं कि जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हो रही है या फिर जिसमें प्रोटॉन्स की डिस्कवरी है, दोनों में हमने स्टडी किया था कि गैस डिस्चार्ज ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था. और उस गैस डिस्चार्ज ट्यूब में कैथोड एनोड लगाए गए और उसके अलावा हाई पावर की वोल्टेज प्रोवाइड की गई थी. और उसके बाद जब वोल्टेज अप्लाई करने के बाद कुछ रेस प्रोड्यूस हो रही थी जिन्होंने अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को शो किया था. सो उसके बाद ये डिस्कवरी हुई थी इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की. पहले तो जस्ट उनको रेस का नाम दिया गया था, यानी कि उनको सिर्फ कैथोड रेस और कैनाल रेस के नाम से जाने जाते थे. फिर थोड़े कुछ अरसे के बाद उनकी नेमिंग प्रोसेस हुआ, यानी कि उनको बाकायदा नेम दिए गए थे. सो व्हेन टॉकिंग अबाउट द न्यूट्रॉन में एक डिफरेंट एक्सपेरिमेंट यूज़ हुआ था जिसके अंदर पोलोनियम मेटल के साथ अल्फ़ा पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया गया था. सो नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट दिस गैस डिस्चार्ज ट्यूब, ये जो पूरा अपरेटस है जो कि J.J. थॉमसन ने चार्ज टू मास रेशो कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया था. इट कंसिस्ट ऑफ एन एनोड. दिस इज़ एन इलेक्ट्रोड हैविंग पॉजिटिव चार्ज. हेयर इज़ एन इलेक्ट्रोड हैविंग नेगेटिव चार्ज. इसके ऊपर यहाँ पे ये कैथोड है. एंड दिस यहाँ पे आप क्या है कि बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन विल ट्रेवल. आई विल एक्सप्लेन यू कि किस तरह से इसको चेंज किया गया, किस तरह से इसको स्टडी किया गया था. सो यहाँ पे अगर हम लोग इसकी बात करें, जो कैथोड रेज हैं दे आर अलाउड. क्योंकि अब हम लोग इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं तो सिर्फ हम लोग कैथोड रेज को डिस्कस करने वाले हैं, नॉट अबाउट कैनाल रेज और न्यूट्रॉन्स. सो जो कैथोड रेज थे वो जब बनाए गए थे, दे वर अलाउड टू पास थ्रू द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. यानी कि जब यहाँ से कैथोड रेज बने, दे विल स्टार्ट फ्रॉम कैथोड, दे विल मूव टूवर्ड्स एनोड एंड एनोड की तरफ मूव करते हुए दे विल मूव स्ट्रेट इन द स्ट्रेट लाइन. तो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करने के दौरान इनको दोनों डिफरेंट फील्ड्स यानी कि इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से पास किया गया था. यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड है एनोड, यहाँ पे कैथोड लगाया गया था. इसी तरह यहाँ पे मैग्नेट्स के पोल्स सेटअप किए गए थे ताकि स्टडी किया जा सके डिफ्लेक्शन को. सो व्हेन बोथ द फील्ड्स वर ऑफ,
अगर यहाँ पे दोनों फील्ड्स यानी कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को ऑफ कर दिया गया है तो उस वक्त इलेक्ट्रॉन्स, ये जो कैथोड रेज हैं, इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं, इनके ऊपर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं थी, दे विल ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन। हाउएवर अब हम ये देखते हैं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन करें तो तब कैसी डिफ्लेक्शन नज़र आएगी और जब मैग्नेटिक फील्ड को ऑन करें तब किस तरह की डिफ्लेक्शन नज़र आएगी। सो व्हेन बोथ द फील्ड्स आर ऑफ, तो ये जो बीम है कैथोड रेज की जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, दे विल प्रोड्यूस ब्राइट ल्यूमिनस स्पॉट एट P1 ऑन द फ्लोरेसेंट स्क्रीन। यहाँ पे उन्होंने फ्लोरेसेंट स्क्रीन रखी हुई है जिससे यानी कि यहाँ पे जब आके इलेक्ट्रॉन्स यानी कि कैथोड रेज आके टकराएंगे तो उसके बाद ये दे विल प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस यानी वो फ्लैश प्रोड्यूस करेंगे। सो वी कैन डिटेक्ट कि इस वक्त कहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बीम फॉल कर रही है। सो व्हेन बोथ ऑफ दीज फील्ड्स वर ऑफ, इट वाज ऑब्जर्व्ड कि दिस cathode rays, they traveled in the straight line and they strike the screen at the position P1। इन्होंने P1 पे स्क्रीन को स्ट्राइक करके यहाँ पे फ्लोरेसेंट प्रोड्यूस की थी। नाउ देयर इज़ अ टर्म, अब बारी आती है मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने नॉर्थ एंड साउथ पोल यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के सेट किए हुए हैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, यानी कि आप ये प्लेन ऑफ पेपर है, एक इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड का पोल है और एक पीछे की तरफ इस तरह से मैग्नेटिक पोल है, दोनों नॉर्थ एंड साउथ पोल जो हैं। तो जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है अगर हम उसकी बात करें, इट इज़ इन द प्लेन ऑफ पेपर, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, ये परपेंडिकुलर है, मीन्स वन एट दिस साइड एंड वन एट द बैक साइड ऑफ दिस डिस्चार्ज ट्यूब। सो जिस वक्त हम लोग सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को ऑन रखते हैं, अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन नहीं किया, ओनली मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, एट दैट टाइम द कैथोड रेज दे आर डिफ्लेक्टेड इन सर्कुलर पाथ एंड दे फॉल एट द पॉइंट P3। सो इट वॉज ऑब्जर्व्ड कि जब मैग्नेटिक फील्ड को खाली ऑन रखा गया था और इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑफ रखा गया है, यानी कि सिर्फ आपने अभी एक फील्ड ऑन की है, तो उससे ये पता चला था कि बजाय इसके कि ये कैथोड रेज जो सीधी लाइन में पहले ट्रैवल कर रही थी, अब मैग्नेटिक फील्ड के असर में इट विल स्टार्ट ट्रैवलिंग इन द सर्कुलर पाथ। वो इस तरह से सर्कुलर पाथ में ट्रैवल करते हुए इट फाइनली स्ट्राइक द फ्लोरेसेंट स्क्रीन एट द पॉइंट P2, यानी कि इस तरह से ट्रैवल करते हुए इट came here and it strike this fluorescent screen at the different point, that is P2। तो अगर हम ओवरऑल इसको लिखें तो इट इज़, हम ये कह सकते हैं कि इट स्टार्टेड डिफ्लेक्टिंग टूवर्ड्स दिस पॉइंट। इसी तरह से अगर हम अब मैग्नेटिक फील्ड को स्विच ऑफ कर देते हैं एंड सॉरी दिस वाज ओके, अब हम मैग्नेटिक फील्ड को स्विच ऑफ कर देते हैं और अब इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ऑन कर देंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अब मैग्नेटिक फील्ड ख़त्म हो गई है, मैग्नेटिक फील्ड ख़त्म होने के बाद दे विल अगेन स्टार्ट टू स्ट्राइक एट द पॉइंट P1। अब क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन कर दें। इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं एनोड है, नीचे की तरफ कैथोड है, और क्योंकि ये कैथोड रेज हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड हैं, सो नाउ व्हाट दे विल डू इज़ दे विल गेट अट्रैक्टेड टू दिस एनोड, क्योंकि वो अपोजिट चार्जेस की तरफ जाएंगे, इस साइड पे इनकी रिपल्जन होगी और इस साइड पे इनकी अट्रैक्शन होगी। दैट इज़ वाई इंस्टेड ऑफ ट्रैवलिंग इन द स्ट्रेट लाइन दे विल स्टार्ट डिफ्लेक्टिंग टूवर्ड्स दिस एनोड और पॉइंट P3 पे जाके फ्लोरेसेंट स्क्रीन को स्ट्राइक करेंगे और वहाँ पे फ्लोरेसेंस को प्रोड्यूस करेंगे, ग्लो को प्रोड्यूस करेंगे। सो अगर ये हमने अभी तक तो देखी हैं तीन कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन थी जिस वक्त कोई भी फील्ड अप्लाई नहीं की गई थी, और इस टाइम पे जिस वक्त कोई भी फील्ड अप्लाई नहीं की, कैथोड रेज सीधी लाइन में, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेंगे और फ्लोरेसेंट स्क्रीन को P1 पे स्ट्राइक करते हैं। सेकंड कंडीशन है जिस वक्त सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को ऑन रखा गया था और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे नहीं है, उस वक्त मैग्नेटिक फील्ड के प्रेशर के अंदर, उसके अफेक्ट के अंदर जो कैथोड रेज थे वो उन्होंने सर्कुलर पाथ को अटेन किया और फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे पॉइंट P2 पे आके स्ट्राइक कर दिया। थर्ड कंडीशन है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को स्विच ऑफ कर दिया हमने और इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन किया, तो उसकी वजह से भी कैथोड रेज सीधी लाइन में, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल नहीं करेंगे, बल्कि दे विल गेट डिफ्लेक्टेड एट टूवर्ड्स द एनोड, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, खुद ये कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन्स हैं चूँकि, इसीलिए इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। सो दे विल गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द ऑपोजिट साइड ऑफ द ऑपोजिट चार्ज, तो इसीलिए ये P3 के ऊपर आके स्ट्राइक करेंगे। हाउएवर अब यहाँ पे एक और दफ़ा जब डिफरेंस देखा गया, यहाँ पे क्या किया कि दोनों फील्ड्स को अब ऑन कर दिया है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को। सो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को ऑन करते हैं तो ऑफ कोर्स दोनों का इफेक्ट आपने देख लिया है, और दोनों के इफेक्ट में जो ये कैथोड रेज थे ये ऑपोजिट साइड्स पे डिफ्लेक्ट हुए थे, एक साइड P2 और एक P3, यानी अप एंड डाउन। नाउ व्हेन यू
on this electric field and magnetic field, तो you will see कि instead of deflecting at any point, क्योंकि इधर जो है cathode rays they will travel in the straight line again and they will strike the fluorescent screen at the point P1. सो इससे क्या साबित होता है कि जब ना ही इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ डिफ्लेक्ट हुए, ना ही मैग्नेटिक फील्ड की तरफ डिफ्लेक्ट हुए, तो वो सीधी लाइन में जाके टकराए फ्लोरेसेंट स्क्रीन से। इससे ये साबित हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी और मैग्नेटिक फील्ड थी, दोनों ने एक दूसरे के अफेक्ट को कैंसिल आउट कर दिया है, और कैंसिल आउट होने की वजह से अब इलेक्ट्रॉन्स, ये जो कैथोड रेज हैं, बजाय इसके कि डिफ्लेक्शन शो करती, ये सीधी लाइन में, स्ट्रेट लाइन में, परपेंडिकुलर टू देयर सोर्स ट्रैवल किया इन्होंने और फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे पॉइंट P1 पे हिट किया। सो इन दिस वे, जब हम लोग अगर इन दोनों फील्ड्स की स्ट्रेंथ को कंपेयर करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड के वो जो जिस टाइम पे जितनी इनकी स्ट्रेंथ थी, उस पे जब ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जब ऑन थी और कैथोड रेज ने P1 पे जाके स्ट्राइक किया, उस टाइम पे अगर हम इन दोनों फील्ड्स की स्ट्रेंथ को मेजर करें कि कितनी स्ट्रेंथ थी उस टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड की और कितनी स्ट्रेंथ थी मैग्नेटिक फील्ड की, कि दोनों ने एक दूसरे के असर को ख़त्म कर दिया और कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन में गई और स्ट्रेट पॉइंट P1 पे स्ट्राइक किया था। सो बाय मेजरिंग द स्ट्रेंथ्स ऑफ दीज टू फील्ड्स वी कैन डिटरमाइन द चार्ज टू मास वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो इससे हमें क्या पता चला था कि जब इनको इस तरह से इस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए जब चार्ज टू मास रेशो निकाली गई इलेक्ट्रॉन की, सो इट वाज 1.7588 इंटू 10⁻11 कूलम्स पर kg। इसका मतलब है कि 1 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैव 1.7588 इंटू 10⁻11 कूलम्स ऑफ चार्ज। इतने जो इलेक्ट्रॉन्स है, 1 kg के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उनके पास जो ओवरऑल चार्ज है दैट विल बी इक्वल टू दिस अमाउंट। सो ये हमें किस तरह से चार्ज टू मास रेशियो पता चली थी? ड्यू टू दिस device. This device was devised by the scientist J.J. Thomson in the year 1897, और उन्होंने ये डिवाइस इसीलिए मतलब यूज़ की थी टू फाइंड आउट दी चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और चूँकि हम लोग सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन्स की इसीलिए यहाँ पे बात कर रहे हैं चूँकि हमें पता है कि प्रोटॉन्स जो हैं वो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो थ्रू आउट ऑल द गैसेज उनका सेम था चार्ज टू मास रेशो। तो इसीलिए अगर हम यहाँ पे प्रोटॉन्स की बात करेंगे तो प्रोटॉन्स क्योंकि चार्ज चेंज होता रहता है गैस की वजह से, प्रोटॉन को चार्ज टू मास रेशो, सो दैट इज़ वाई वी विल नॉट टॉक अबाउट देम। हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें जिनका यूनिवर्सल है, जिनका सेम है, आप चाहे जोन से भी मर्जी गैस ले लें उसकी चार्ज टू मास रेशो आपको सेम ही दिखेगी। दैट इज़, उससे हमें यह पता चला कि आप 1 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लें, जिस मर्जी गैस के ले लें, उनके अंदर 1.7588 इंटू 10⁻11 कूलम्स ऑफ चार्ज प्रेजेंट होंगे। So this was the topic of measurement of charge to mass value of electron, और ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जब हम लोग चार्ज टू मास वैल्यू निकालते हैं इलेक्ट्रॉन्स की और उनको फिर कंपेयर करते हैं फ्रॉम प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में, कि हाउ वी कैन मेजर दिस चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन बाय मिलीकियंस ऑयल ड्रॉपलेट मेथड। तो जहाँ तक बात है आज के लेक्चर की, उम्मीद है आपको ये वाला लेक्चर की समझ आई हो। अगर यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन टॉक विद मी इन द कमेंट सेक्शन। आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट एंड सी यू इन माई नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।